नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा जहूर राजा, इनकी जेल परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। जहूर राजा अपेक्षाकृत कम योगदान के बावजूद हमारे सिनेमा पर एक अच्छी छाप छोड़ने वाले वरिष्ठों में से एक है जहूर राजा, जो सफलता के लिए अपने तरीके का प्रयोग करने के लिए दृढ़ संकल्प थे। और उन्होंने ऐसा किया जब उन्होंने 1960 के दशक की 3 हॉरर फिल्में बनाई, जिसके बारे में अभी भी चर्चा होती है। दीवाना के निर्देशक थे, जो अभी भी 2 अन्य आकर्षक फिल्म जैसे कि जिंदा लाश, स्ट्रीट 77, ये 3 हॉरर फिल्में बनाई थी। ये फिल्म बहुत अच्छी बनी थी और लोगों को बहुत पसंद आई थी। जहूर राजा एक बहुआयामी व्यक्ति थे। विभाजन के पूर्व के दिनों से उन्होंने मूल विचारों और अवधारणा के व्यक्तियों के रूप में देखा गया। 1940 से 1960 के दशक के अंत तक वो अपने बेहतरीन प्रयासों के लिए फ्रेम में बने रहे। वो एक उल्लेखनीय अभिनेता थे, एक शानदार तकनीशियन थे, एक शानदार निर्देशक थे। हालांकि उन्होंने अपने जैसे अन्य लोगों की तरह अभिनय नहीं किया, फिर भी चरित्र चित्रण के लिए उनकी रुचि ने उन्हें 1-2 फिल्मों में अभिनय में हाथ आजमाने का मौका मिला। जहां तक उनकी तकनीकी कौशल का सवाल है, प्रसंस्करण और संपादन का उन्हें जबरदस्त ज्ञान था। अन्य निर्देशकों से काफी बेहतर उनका ज्ञान था, जो उस समय के अच्छे निर्देशक थे। कई निर्देशकों के साथ उन्होंने सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। वो अपने साथियों के साथ मिलकर काम सीखने का हमेशा प्रयास करते थे। जहूर राजा ने विभिन्न प्रसिद्ध भारतीय निर्देशकों के सहायक के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की और अपने ज्ञान को विकसित करना चालू कर दिया। उत्सुकता के कारण कुछ ही दिनों में वो सब कुछ सीख गए। पैसा उनका मुख्य उद्देश्य नहीं था, कला के प्रति उनका बेहद रुझान था। इसीलिए जहूर के अंततः 1940 के दशक की शुरुआत में खुद को छोटे छोटे निर्देशकों से उन्होंने अलग कर लिया और 1930 के दशक के अंत तक उन्होंने जो कुछ भी सीखा था उसे करने का फैसला किया। एक युवा उत्साही तकनीकी हाथ से उन्होंने खुद को फिल्म के निर्देशन के रूप में प्रचारित किया। एक जानी मानी फिल्म कंपनी ईस्टर्न पिक्चर्स ने पहले उनको संपादक के लिए संपर्क किया, लेकिन उनकी जो चौतरफा कौशल को देखते हुए उन्होंने उन्हें निर्देशक के रूप में जहूर को साइन कर लिया। सन 1942 में उनकी फिल्म बादल रिलीज हुई। बादल की कास्टिंग राधा रानी और जहूर राजा के रूप में मुख्य भूमिका निभा रहे थे। बादल के निर्देशक जहूर राजा थे, जबकि उर्मिला, शक्ति, एस नजीर, जमशेद जी, राधा कृष्ण और अन्य महत्वपूर्ण भूमिका में थे। फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन तो नहीं किया, लेकिन इसके कारण उनकी जो है निर्देशक में एक खासी जगह बन गई। सन 1942 में जहूर राजा को शिल्प के उस्तादों के खिलाफ खड़ा किया गया, जो जहूर के बादल के रिलीज होते समय बाहर फिल्म के रिलीज के समय फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे बड़े डायरेक्टर की बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हो रही थी। इनमें से कुछ के नाम बता देता हूं। केदार शर्मा की अरमान, रफीक रिजवी, बापू की आवाज और रामचंद्र ठाकुर की अपने पराये उसी मोड़ के बारे में दिखाया गया। इन सब का विषय एक ही था। शीर्ष स्तरों के निर्देशकों के साथ ये प्रतियोगिता वास्तव में बहुत कठिन थी। हालांकि वो बादल में इतने कमा नहीं सके थे। ये उनके लिए एक अमूल्य अनुभव रहा, जिससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। सौभाग्य से जहूर के लिए ईस्टर्न पिक्चर ने जो बनाया वो पसंद आया और प्रेस ने भी उनकी कड़ी मेहनत की जबरदस्त प्रशंसा की और एक अच्छे निर्देशक के रूप में उनका प्रचार हुआ और एक समय में उन्हें काफी धन की प्राप्ति हुई। 1943 में जहूर ने अपने खुद की कंपनी राजा मूवी टोन का गठन किया और एक फिल्म बनाई जो कॉमेडियन फिल्म थी। लेकिन उस दौरान के जितने भी डायरेक्टर थे वो जो है इनकी बात को समझ नहीं पा रहे थे और
सोच रहे थे कि पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन राजा उद्योग में सफलता का मूल कारण समझ में आ गया था उन्हें, और उन्होंने मजाक को एक कम बजट में बनाया, लेकिन इससे पैसा बहुत कमाया उन्होंने। केवल कलाकारों पर पैसा खर्च किया, जो उन दिनों काफी अच्छा बजट था। इसमें माधुरी, पहाड़ी सन्याल, जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी, दोनों लोकप्रिय कलाकार थे। जहूर राजा स्वयं फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में थे और इस भूमिका के माध्यम से इसमें इन्होंने नेगेटिव रोल किया था। अब सड़क पर चीजें राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह से एक क्रांति की ओर चल रही थी और राजा को पता था कि मुसलमान दौर में बने रहने के लिए कठिनाई से जगह बनानी पड़ेगी। कहने का मतलब बहुत मुश्किल से जो है जगह बना पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने बेल्ट के तहत जितना संभव हो सकता था अनुभव प्राप्त करने की कोशिश की। सन 1944 में उन्होंने ओ पिंचिक बनाया, जिसमें पलायन के बारे में बताया गया था। फिल्म को उसके सामाजिक ताने बाने और अच्छे गानों के लिए पसंद किया गया। इसमें जहूर को दिल दिया, जिसने अगले साल एक और फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था गजल। इस बार एक हल्के मूड की कोशिश करते हुए इसमें चार्ली और लीला चिटनिस के साथ कॉमेडी के जबरदस्त सीन थे और दूसरी जोड़ी में राजा और राधा रानी नजर आए। इस फिल्म का ऐसा आलम था जिससे राजा को बाजार में काफी फायदा हुआ और उनके नाम और शोहरत बढ़ने लगी। अंत में उनका कैरियर बढ़ता चला गया। सन 1946 में उन्होंने एक नई कास्ट और एक आर्टिक सब्जेक्ट के साथ धड़कन बनाई। फिल्म को इसकी तकनीकी के लिए बहुत पसंद किया गया, जिससे इन निर्माताओं ने इस फिल्म को काफी पसंद किया। बड़े अफसोस की बात है कि अब मुसलमानों का विरोध बढ़ता जा रहा था और केवल सबसे प्रभावशाली मुसलमान निर्माता ही उद्योग में काम करने में सक्षम थे। इसलिए जहूर ने अपना सारा सामान पैक किया और सन 1950 में लाहौर चले गए। चुपचाप उन्होंने फिल्म जिहाद के विषय पर काम शुरू कर दिया, जो पाकिस्तानी आंदोलन के बारे में था। वो जानते थे कि लाहौर एक प्रमुख फिल्म केंद्र है और पेशावर, यहाँ पर तो पहले से ही फिल्में बनती थी। अपनी फिल्म के लिए नई कास्ट ली। जहूर फिल्म में रूफी, जरीना, रेशमा के साथ प्रमुख कलाकार थे, जो छोटे बजट की और स्टूडियो के तकनीकी सुधारों की कमी के कारण जीवित नहीं रह सका। कहने का मतलब है कि स्टूडियो जो है वो पूरी तरह से बंद हो गया। राजा का दिल टूट गया और वो भूमिगत हो गए। कहने के लिए अपने समय और भविष्य के लिए योजना बना रहे थे। उन्होंने एक दुकान की शुरुआत की और कुछ समय के लिए फिल्मों के संपर्क से दूर चले गए। लेकिन कला एक ऐसी चीज होती है जिसे आप लंबे समय तक तलाक नहीं दे सकते। इस राजा ने सन 1961 में वापस किया। अगस्त में एक महत्वाकांक्षी ऐतिहासिक परियोजना के साथ गाजी बिना अब्बास, एक मुस्लिम मुजाहिद पर एक फिल्म बनी। हुस्न और रतन कुमार फिल्म में मुख्य भूमिका में थे। यह एक अच्छा प्रयास था, लेकिन इससे ज्यादा कमाई नहीं हुई। तुरंत उन्होंने अक्टूबर में अपनी दूसरी फिल्म रिलीज की, जो उद्योग में सबसे बड़े नाम वाले अनवर कमल पाशा द्वारा निर्मित थी, जिसकी शीर्षक गुलफरोज था, जिसमें नईम हाशमी के अलावा नैयर सुल्ताना, कमल, मीना शौरी और खुद थे। पाशा साहब का नाम या राजा का बेहतर काम था, दोनों ने काम अच्छा किया था। गुलफरोज को भारी भीड़ और वरिष्ठ आलोचनाओं के घेरे में बहुत ज्यादा पसंद किया गया। अच्छी समीक्षकों ने राजा को और अधिक फायदा पहुंचा। 1960 के बाद उन्होंने एक हॉरर फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था स्ट्रीट 77। एक अमेरिकी हिट फिल्म से प्रेरित थी ये फिल्म जो है तकनीकी दृष्टि से बहुत अच्छी थी। इसमें एक अदृश्य आदमी था। इस फिल्म में खलनायक एक वैज्ञानिक था जो एक विशेष औषधि पीने के बाद गायब हो जाता था और केवल उस सिगार फिल्म में एक निजी अन्वेषक हबीब नायक को ये बताने के लिए हवा में यात्रा करता था। खलनायक कहाँ यात्रा कर रहा है, इस बारे में पूरी जानकारी पता चल जाती थी। दोस्तों, ये फिल्म आज के जमाने की मिस्टर इंडिया फिल्म से मिलती जुलती थी। उन्होंने 1964 में अपने खुद की हॉरर फिल्म दीवाना तैयार की। दीवाना में उन्होंने सबिहा को एक अनिद्रा की भूमिका में लिया, जबकि एजाज नायक थे। दीबा, हबीब और इलियास कश्मीरी अन्य कलाकार थे। दर्शकों का ध्यान अपनी ओर इस फिल्म में खींचा। तकनीकी पक्ष बड़ा मजबूत था, गाने बहुत ही उम्दा किस्म के थे, रोमांच से भरी पूरी फिल्म थी। जहूर का अच्छा समय
आया और उनकी एक और साहसिक फिल्म बागी सरदार 1966 में हिट हो गई। जहूर राजा 2 ऐसी सफल फिल्मों के बाद गायब हो गए, लेकिन अंदरूनी सूत्रों के अनुसार उन्हें लगा कि उन्हें अधिक पसंद करने वाले अब नहीं रहे। इस बात को जानते हुए वे उच्च श्रेणी की फिल्म बनाने के लिए नवीनतम फिल्म तकनीक में और अधिक जानने के लिए विदेश जाना चाहते थे, लेकिन एक बार वो इंग्लैंड गए तो वहां व्यवसाय में लग गए। फिल्मों के प्रति उनकी रुचि कम होती चली गई और सन 1992 में इंग्लैंड में उनका निधन हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।